जरा सोचिए, एक बिल्कुल नए देश की किस्मत लिखने का काम, वो भी करोड़ों लोगों के लिए। आज हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की उसी 66 साल लंबी कहानी को समझने वाले हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक प्रयोगों में से एक थी। तो ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था। ये वो सबसे बड़ी चुनौती थी जो आज़ादी के बाद भारत के सामने आकर खड़ी हो गई थी। एक ऐसे देश के लिए इकोनॉमिक रोड मैप बनाना जो अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था। और इसका जवाब मिला सोवियत संघ से इंस्पायर हुए एक मॉडल में, पंचवर्षीय योजना। यही वो खाका था जिसने अगले 6 दशकों तक भारत की आर्थिक दिशा तय की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो किसी भी बड़ी कहानी की तरह शुरुआत होती है नींव रखने से। मिशन था एक बिखरे हुए देश को जोड़कर खड़ा करना, और सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बुनियादी जरूरतों पर था। और कमाल की बात यह है कि पहली ही कोशिश जबरदस्त कामयाब रही। पूरा जोर एग्रीकल्चर और इरिगेशन यानी खेती और सिंचाई पर दिया गया। नतीजा उम्मीद से कहीं बेहतर। टारगेट था सिर्फ 2.1% का, लेकिन ग्रोथ हुई 3.6% की। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांध वो इसी दौर की देन है। इसके बाद सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। नेहरू महालनोबिस मॉडल के तहत भारी उद्योगों पर दांव लगाया गया। स्टील प्लांट बने, आईआईटीज की नींव रखी गई, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज की अनदेखी हो गई, वो थी खेती। और इसका नतीजा काफी बुरा निकला। भारत में खाने की कमी हो गई। और फिर आई तीसरी योजना, जिस पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 1962 में चीन से युद्ध, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, और फिर 1966 में एक भयानक सूखा। इन 3 बड़े झटकों ने अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि 5.6% के टारगेट के सामने ग्रोथ रेट बस 2.4% पर ही अटक गई। और पहली बार इन योजनाओं पर एक ब्रेक लगाना पड़ा। इसे ही कहा गया प्लान हॉलिडे। अब अगला जो दौर था वो उथल-पुथल से भरा था। ये वो वक्त था जब भारत ने गरीबी जैसी गहरी समस्याओं से निपटने और दुनिया भर के इकोनॉमिक शॉक से बचने के लिए अंदर की ओर देखना शुरू किया। और इसी उथल-पुथल के बीच 5वीं योजना के साथ एक बहुत ही पावरफुल नारा सामने आया, गरीबी हटाओ। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉमिस नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया जिसने पूरे देश में एक नई उम्मीद जगाई। इस नारे का असर मिला जुला रहा। देश खाने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट तो बन गया, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इस प्लान को वक्त से पहले ही 1978 में बंद करना पड़ा। इस अस्थिरता ने एक नए सवाल को जन्म दिया, क्या ये प्लान इतने सख्त होने चाहिए? और यहीं से जन्म हुआ रोलिंग प्लान के आइडिया का। ये 5 साल के उस सख्त ढांचे को तोड़ने की एक कोशिश थी। एक ऐसा सिस्टम जहां हर साल लक्ष्यों को रिव्यू और चेंज किया जा सकता था। मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा प्रैक्टिकल। देखिए, इसका स्ट्रक्चर 3 लेवल्स पर काम करता था। पहला, 1 साल का इमीडिएट बजट। दूसरा, 5 साल का एक फ्रेमवर्क जिसे हर साल की जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता था। और तीसरा, 10 से 15 साल का एक लॉन्ग टर्म विजन। मकसद था कि प्लान देश की बदलती जरूरतों के साथ चले, न कि देश एक पुराने प्लान के पीछे। चलिए, अब कहानी के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जो सब कुछ बदलने वाला था। एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट, जब एक बहुत बड़े संकट ने भारत को अपनी पूरी इकोनॉमिक फिलॉसफी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। 1991 आते आते हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। सच कहें तो देश दिवालिया होने की कगार पर था। अब छोटे-मोटे सुधारों से काम नहीं चलने वाला था। एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी। और वो बड़ा धमाका था एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसने तो जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। सरकार के कंट्रोल वाली बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए और एक नए भारत का जन्म हुआ। और इन सुधारों का असर लगभग तुरंत देखने को मिला। 8वीं योजना के दौरान इकोनॉमी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। टारगेट था 5.6% का और हासिल हुआ 6.8%। ये नए भारत की पहली बड़ी आर्थिक जीत थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं पंचवर्षीय योजनाओं के आखिरी दौर में। यहां कहानी सिर्फ ग्रोथ रेट से आगे बढ़ गई। अब फोकस इस बात पर था कि उदारीकरण की वजह से जो सामाजिक असमानताएं पैदा हो रही थीं, उन्हें कैसे दूर किया जाए। अब सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं हो रही थी। नया मोटो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब विकास ऐसा हो जो टिकाऊ भी हो और जिसका फायदा समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर रह जाए। और हाँ,
ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी। इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए। शिक्षा का अधिकार कानून बना, आधार जैसा यूनिवर्सल आइडेंटिटी सिस्टम शुरू हुआ और मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रमों को और बढ़ाया गया। ये सब नीतियां विकास को अधिकार आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि 66 साल तक चलने के बाद ये लंबा सफर अचानक खत्म क्यों हो गया? आखिर इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी वजह थी। बार बार के युद्ध, कभी कभी हद से ज्यादा बड़े लक्ष्य और जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने में आने वाली मुश्किलें। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक ही प्लान बनाने का जो मॉडल था, वो अब उतना कारगर नहीं रहा। और इसी के चलते 2015 में प्लानिंग कमीशन को खत्म करके उसकी जगह लाया गया नीति आयोग। अब ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट था। ये केंद्र से राज्यों को आदेश देने वाली कोई टॉप डाउन बॉडी नहीं है, बल्कि एक थिंक टैंक है जिसका काम है राज्यों के साथ मिलकर काम करना, उन्हें सलाह देना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है, टॉप डाउन कमांड से बॉटम अप सहयोग की तरफ ये जो बदलाव आया है, क्या ये नया मॉडल भारत का अगला इकोनॉमिक चैप्टर लिखने में कामयाब होगा? खैर, इसका जवाब ही भारत का भविष्य तय करेगा।